Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. I hope you all are fine. You must be enjoying your holidays because it is festival season. So one important news for you is कि अक्टूबर मंथ में आपका एक लैट का एग्जाम होना है। ये क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 के लिए होगा। आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स के बेस्ड पे बनाया हुआ इस साल का एक सैंपल लैट एग्जाम है। लैट पेपर है आप लोगों के लिए। इसमें क्या होता है, आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस। तीनों के ही 25 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल क्वेश्चन 25 होते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस करना है और सारे क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू की फॉर्म में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं। तो सबसे पहले आएगा इंग्लिश। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लैट पेपर अक्टूबर 2024 का। तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक पे क्लाइमेट चेंज पर आपको एक पैराग्राफ दिया है। यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ और फिर उसके बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। आइए पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज इज अ बिग चेंज इन द वेदर पैटर्न्स ऑफ द अर्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट चेंज जो है वो मौसम का बदलना है। अर्थ पे जो भी मौसम बदलता है, गर्मियाँ आती हैं फिर सर्दियाँ आती है, इस हिसाब से ये जो है एक बड़ा चेंज है। इट इज अ बिग चेंज। It happens mostly because of human activities like burning fossil fuels, cutting down trees, and using too many natural resources. नेचुरल होने के साथ साथ ये ह्यूमन एक्टिविटीज पे भी डिपेंड करता है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को जलाते हैं, जैसे पेट्रोल जलाते हैं, वो एक फॉसल फ्यूल है, कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, ट्रीज को काट देते हैं हम, और जितने बाकी के दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी क्लाइमेट चेंज पे फर्क पड़ता है। These activities release gases like carbon dioxide in the air, trapping heat and causing the Earth's temperature to rise. अब इससे क्या होता है, जो हार्मफुल गैसेस हैं हमारे लिए वो पैदा होती है, वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत क्या है कि ये जो है गर्मी को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, एकदम पकड़ के रखती है, और इसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और जब अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे जो बढ़ रहा है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एज अ रिजल्ट द आइस एट द पोल्स इज मेल्टिंग, सी लेवल्स आर राइजिंग। अब गर्मी बढ़ेगी तो हमें पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो है वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, तो वो गर्मी मिलेगी तो पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, ओशियंस में, समुद्र में। तो वो अगर पानी एक्स्ट्रा जाएगा तो वहां पर लेवल बढ़ेगा। अगर वहां लेवल बढ़ेगा तो फिर इसका जो नुकसान है, मुंबई जैसी सिटीज या जितनी भी सिटीज है जो पानी के आसपास है उनको उठाना पड़ सकता है। एंड वेदर इज बिकमिंग मोर एक्सट्रीम। और आप देखो गर्मी भी ज्यादा पड़ने लगी है, अब सर्दी भी ज्यादा पड़ने लगी है, like hot summers and cold winters. Animals and plants are also affected as their habitat change. अब हैबिटेट क्या होता है, वो जगह जहाँ पर कोई रहता है, जैसे एनिमल्स का हैबिटेट, जैसे अब डॉल्फिन है, डॉल्फिन का हैबिटेट क्या है, वो पानी में रहती है, राइट। तो एनिमल्स और प्लांट्स के जो हैबिटेट है वो भी बदल रहे हैं। टू हेल्प स्टॉप क्लाइमेट चेंज पीपल आर ट्राइंग टू यूज क्लीनर एनर्जी। अब इस चीज से बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तो इसकी वजह से वो कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे पोल्यूशन ना हो या क्लाइमेट चेंज ना हो। तो वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सोलर एनर्जी का इस्तेमाल, विंड पावर का, और पोल्यूशन को कम कर रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू डू देयर पार्ट टू प्रोटेक्ट द अर्थ। हम सबको मिलकर इस चीज से बचना चाहिए और अपनी अर्थ को बचाना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का सबसे मेन कारण क्या है। खाना खाना, वॉचिंग टीवी, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, या ड्रिंकिंग वाटर। तो करेक्ट आंसर इज ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। सेकेंड इज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। का इफेक्ट क्या है, अर्थ ठंडी हो रही है, अर्थ और ज्यादा गर्म हो रही है, देर आर फ्यूअर प्लांट्स, कम हो रहे हैं प्लांट्स, द एनिमल्स ग्रो बिगर, और एनिमल ज्यादा बड़े हो रहे हैं, मतलब बकरी जो है वो भैंस बन रही है। So the actual answer is the earth gets warmer. Third is, which gas traps heat in the air cause global warming। कौन सी गैस है जो गर्मी को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। आई एम श्योर आपको पता है, द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ इज, हाउ कैन वी हेल्प स्टॉप क्लाइमेट चेंज। कैसे हम रोक सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। बाय यूजिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग क्लीनर एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड पावर, बाय कटिंग डाउन मोर ट्रीज, ज्यादा पेड़ काट दें, या ड्राइविंग मोर। तो करेक्ट आंसर इज बी, बाय यूजिंग क्लीनर एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड पावर। ओके, तो यहाँ तक जो क्वेश्चन थे वो आपके उस पैराग्राफ से थे। अब यहाँ पर देखिए, विच वर्ड विल कम फर्स्ट इन डिक्शनरी। इनमें से कौन सा वर्ड है जो डिक्शनरी में पहले आएगा।
तो डिक्शनरी में पहले आएंगे ए वाले वर्ड, फिर बी वाले वर्ड, फिर सी वाले वर्ड। अब ए में अगर बहुत सारे, जैसे यहाँ पर सारे ए के ही हैं, तो ए में भी पहले कौन सा आएगा, जो पहले आएगा ए वाला, फिर ए बी वाला आएगा, फिर ए सी वाला आएगा। इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता है। तो आपको ये बताना है इनमें से सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा। तो चारों ही ए के हैं, तो ये चारों ही आएंगे। तो बट इन चारों में से अब देखने के लिए आप क्या करोगे, सेकंड डिजिट को, सेकंड लेटर को देखोगे आई से, सी, बी, सी और एन। तो ये एन वाला तो चला गया क्योंकि ये बाद में है, ये डी वाला भी चला गया। अब ये सी देखो, यहाँ पर भी देखो, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है। तो अब आप थर्ड वाला देखोगे, थर्ड वाला यहाँ है टी, यहाँ है के। तो अल्फाबेट में पहले के आता है या टी, पहले आता है के। तो दैट मीन्स एक्नॉलेज, ये जो वर्ड है ये डिक्शनरी में पहले आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द क्वीन वॉज सिंगिंग इन अ ब्यूटिफुल गार्डन, अ डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द अबव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन की खासियत बताए कि जो नाउन है वो कैसा है। अब नाउन क्या क्या है यहाँ पर, नाउन एक तो है क्वीन और दूसरा है गार्डन। तो क्वीन के बारे में लिखा है, कैसी है क्वीन नहीं लिखा है, लेकिन गार्डन के बारे में लिखा है, क्या है, गार्डन जो है वो ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया आपका ब्यूटीफुल। सेवंथ इज सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या मतलब, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर, ये सब सही होने चाहिए। अब इन चार सेंटेंसेस में हर एक में कोई ना कोई एक गलती है, एक्सेप्ट वन। कोई एक ही सेंटेंस है जो पूरी तरह सही है, बाकी सब में कुछ ना कुछ गलती है। जैसे फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे, वेयर इज योर बुक, आपको लगेगा ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए क्योंकि ये सवाल है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, अब ये जो है ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी है, आहा कितना सुंदर दिन है ना, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन आना था, तो ये भी नहीं होगा। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, अब ये बोल रहा है मतलब क्यों, ये क्यों लगाया यहाँ पर, कोई वो तो दिखा, ऐसे थोड़ी बोल रहा है अरे मुझे तो फुटबॉल खेलना बहुत ही पसंद है, ऐसा थोड़ी, वो तो नॉर्मली बोल रहा है मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो इसका मतलब है कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, ये सवाल है, कैन से स्टार्ट हो रहा है, पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब ठीक है, तो दैट मीन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एट्थ इज रोहित वॉज लेट टू स्कूल डैश ही मिस्ड द बस, रोहित हो गया लेट स्कूल के लिए क्योंकि, तो यहाँ पर आएगा ना क्योंकि। अब क्योंकि का मतलब क्या, कौन सा होता है, बट, बिकॉज, इफ और, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बिकॉज ही मिस द बस। नाइन्थ क्वेश्चन इज इन द सेंटेंस अ गुड नाइट स्लीप इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिफ्रेशेस द बॉडी एंड माइंड, द वर्ड रिफ्रेशेस मीन। अब आपको सेंटेंस क्या दिया है, एक मतलब अच्छी स्लीप, रात को अगर आप अच्छे से सोओगे, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें रिफ्रेश कर देता है, हमारी बॉडी को रिफ्रेश कर देता है, हमारे माइंड को रिफ्रेश कर देता है। तो रिफ्रेश करने का मतलब क्या है, वेकअप करना, रेस्ट करना, मेक्स न्यू या मेक्स फ्रेश। तो ये जो है हमें वापस रिचार्ज करते हैं, ये हमें फ्रेश कर देते हैं वापस से, इसलिए रिफ्रेश का मतलब है मेक्स फ्रेश। नया थोड़ी बनाते हैं, हमारा ब्रेन रोज रात को सोएंगे और सुबह नया ब्रेन मिलेगा तब तो हो गया काम। 10 ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब एक्शन एक्सेप्ट, यहाँ हर एक वर्ड जो है वो एक्शन वर्ड है, लेकिन इनमें से एक जो है वो चोर है। चोर मतलब वो एक्शन वर्ड नहीं है, हमें उसको ढूंढना है। डांसिंग, ईटिंग, जंपिंग, मॉर्निंग। तो इनमें से एक शब्द जो काम का नहीं, मतलब जो काम नहीं कर रहा है, जो वर्ब नहीं है, जो एक्शन वर्ड नहीं है, वो है मॉर्निंग। 11th द चिल्ड्रन वर प्लेइंग डैश इन द गार्डन। अब यहाँ देखिए, आपको इन चारों को यूज करके यहाँ दिखाना है कि कौन सा सेंटेंस आएगा। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली इन द गार्डन, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पी इन द गार्डन, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीएस्ट इन द गार्डन, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग मोर हैप्पी इन द गार्डन। तो करेक्ट आंसर इज द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली इन द गार्डन। 12th is she is dash her new dress today. So she is wearing her new dress today, she is wear her new dress today, शी इज वोर, शी इज विल वियर। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे ये दोनों तो अब आपके पास रह गए वियरिंग और वियर। इसमें से कौन सा आ रहा है अभी, क्योंकि ये कंटिन्यूस चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो आईएनजी वाला वर्ड आएगा यहाँ पे। शी इज वियरिंग हर न्यू ड्रेस टुडे। 13th इज द डॉग इज बार्किंग, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। अगर यहाँ पर एक कुत्ता जो है भौंक रहा है, अगर बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं तो उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। द डॉग्स आर बार्किंग, द डॉग आर बार्किंग, द डॉग्स इज बार्किंग, द डॉग्स वर बार्किंग। तो वर तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये तो पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट है, इज मतलब प्रेजेंट टेंस, तो ये वाला तो गया काम से। अब इज का प्लूरल होगा आर, तो आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन प्लूरल डॉग का कहाँ है, डॉग्स यहाँ है लेकिन यहाँ डॉग ही है, तो डॉग्स आर बार्किंग इज द करेक्ट ऑप्शन। 14th is I borrowed a book dash from
सही। आई borrowed a book dash my friend because I forgot mine at home. मैंने अपने दोस्त से किताब ली क्योंकि मैं अपनी भूल गया था। तो I borrowed a book from my friend, at my friend, to my friend, with my friend. So I borrowed a book from my friend. Tara enjoys painting, so her mother gave dash a set of new paint. तारा जो है एक लड़की लग रही है मुझे, वैसे तारा, तारा सितारा, ओके। तो तारा जो है वो पेंटिंग एंजॉय करती है और उसकी मदर ने उसको गिफ्ट किया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, गिव हर अ सेट ऑफ पेंट, न्यू पेंट्स, गेव हिम, गेव इट या गेव दे। तो यहाँ पर आएगा क्योंकि वो लड़की है, गिव हर अ सेट ऑफ न्यू पेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड एलिफेंट। अब एलिफेंट के लेटर को यूज करके इनमें से कौन सा वर्ड है जो नहीं बन सकता, तो वही नहीं बन पाएगा जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इनमें से PLAN चारों हैं यहाँ पे, HEAT चारों है यहाँ पे, TAPE ये भी है यहाँ पर, TABLE। अब ये जो B यहाँ पर है, एलिफेंट में B नहीं है, तो इसका मतलब है D इज द करेक्ट। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको एक और पैराग्राफ मिलेगा और इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको अगले 4-5 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। दिवाली इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल्स इन इंडिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली जो है सबसे फेमस त्योहार है इंडिया का और इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है। पीपल सेलिब्रेट दिवाली बाय लाइटिंग ऑयल लैम्प्स कॉल्ड दियाज एंड डेकोरेटिंग देयर होम्स विद कलरफुल रंगोलीज। तो लोग क्या करते हैं, दियों को जलाते हैं और अपने घर को रंगोली से सजाते हैं। दिवाली मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल। तो वो 14 साल का वनवास काट के लॉर्ड राम जो है वो अयोध्या आए थे। एंड इट सिंबलाइजेज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। और ये अच्छाई की बुराई पर जीत का एक सिंबल है। ऑन दिस डे फैमिलीज क्लीन देयर हाउसेज, वियर न्यू क्लोथ्स एंड बर्स्ट फायर क्रैकर्स टू शो हैप्पीनेस। तो खुशी दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने घरों की सफाई करते हैं और फिर वो पटाखे भी जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। दे ऑल्सो प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी, द गॉड ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो वो लक्ष्मी जो देवी हैं उनकी भी पूजा करते हैं ताकि उनके घर में धन और संपत्ति समृद्धि आए। टू ब्लेस देम विद गुड फॉर्चून। स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर एक्सचेंज अमंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो सबसे ज्यादा जो एक दूसरे के घर जाने वाली मिठाई है वो है सोन पापड़ी। हालांकि वो इस पैराग्राफ में नहीं लिखी, जस्ट ऐसे आपको बता रहा हूँ। सोन पापड़ी इधर से आई उधर जाएगी, उधर से जाएगी तीसरी जाएगी, तीसरी जाएगी चौथे पे जाएगी। चलिए छोड़िए सोन पापड़ी को। तो स्वीट्स और गिफ्ट जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। दिवाली इज अ टाइम ऑफ जॉय एंड टुगेदरनेस वेयर पीपल कम टुगेदर टू सेलिब्रेट विद लव एंड लाइट। तो दिवाली जो है एक खुशी और एक साथ होने का त्योहार है जहाँ पर लोग एक साथ आते हैं और प्यार से और खुशियों के साथ, रोशनी के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। इट रिमाइंड्स अस दैट लाइट विल ऑलवेज डिफीट डार्कनेस। इसका मतलब ये है कि रोशनी जो है वो हमेशा अंधकार को हराएगी। एंड गुड विल ऑलवेज विन। और जो अच्छा होगा वो हमेशा जीतेगा। तो 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज दिवाली ऑल्सो नोन एज। दिवाली का दूसरा नाम क्या है, फेस्टिवल ऑफ कलर, फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ फूड। तो ये है फेस्टिवल ऑफ लाइट। हु इज वर्शिप ड्यूरिंग दिवाली फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। किसकी पूजा होती है, लॉर्ड कृष्णा, गॉडेस लक्ष्मी, लॉर्ड शिवा, गॉडेस सरस्वती। तो लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। व्हाट इज यूज टू डेकोरेट होम्स ड्यूरिंग दिवाली। क्या इस्तेमाल किया जाता है, पेंटिंग, दिया एंड रंगोलीज, बलून्स या स्टैचूज। तो दिया और रंगोली का इस्तेमाल किया जाता है सजाने। व्हाट डज दिवाली सिंबलाइज। दिवाली किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है। विक्ट्री ऑफ एविल ओवर गुड, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, एंड ऑफ द ईयर या हार्वेस्ट सीजन। तो अच्छाई की बुराई पे जीत का है ये, गुड ओवर एविल। 21st इज हाउ डू पीपल शो देयर हैप्पीनेस ड्यूरिंग दिवाली। कैसे बताते हैं वो, बाय प्लांटिंग ट्रीज, बाय बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स, बाय सिंगिंग या बाय स्लीपिंग। तो वो पटाखे फोड़ के अपनी खुशी का इजहार करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ और मिलेगा और फिर उस पैराग्राफ के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। योगा इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट हेल्प्स कीप द बॉडी एंड माइंड हेल्दी। योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके शरीर और आपके दिमाग को हेल्दी रखती है। इट बिगैन इन इंडिया थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो एंड इज नाउ प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये भारत में हजारों साल पहले चालू हुई थी और अब पूरी दुनिया में इसको महत्व दिया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है इसकी। योगा इन्वॉल्व स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन। तो इसमें क्या है, स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइजेज होती है, ब्रीद करने वाली एक्सरसाइज होती है और मेडिटेशन होता है, ध्यान लगाना। दीज एक्टिविटीज हेल्प पीपल रिलैक्स, स्टे काम एंड इम्प्रूव देयर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इन एक्टिविटीज का क्या फायदा है,
लोग रिलैक्स हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, शांत मीन्स काम हो जाते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ योगा पोजेज, बहुत तरह के योगा पोजेज हैं, जैसे कि ट्री पोज, कोबरा पोज, लोटस पोज, मतलब ये आसनों की बात कर रहा है। प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलरली कैन मेक यू फील मोर एनर्जेटिक, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, स्ट्रेस नहीं होगा, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, और आपकी एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छी होगी। इट इज़ अ ग्रेट वे टू स्टे फिट एंड बैलेंस्ड इन। अब क्वेश्चन हैं, वे डिड योगा बिगिन, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, चाइना, इंडिया, जापान या इजिप्ट? तो ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था। विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ योगा प्रैक्टिस, इनमें से कौन सा योगा प्रैक्टिस का हिस्सा है? रनिंग, स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जंपिंग या स्विमिंग? तो स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ योगा, क्या है? इट मेक्स यू फील स्लीपी, नींद आती है, स्ट्रेस कम हो जाता है, इट हेल्प्स यू ईट मोर, ज्यादा खाने को मिलता है, या इट मेक्स यू टॉलर, तो ये आपके स्ट्रेस को कम करता है। व्हाट इज द ट्री पोज इन योगा कॉल्ड? अब ये एक सवाल जो है इसमें नहीं लिखा है, आपको पता होना चाहिए कि ट्री को हिंदी में या संस्कृत में क्या कहते हैं, अगर आपको वो पता होगा तो हो जाएगा। व्हाट इज ट्री पोज इन योगा कॉल्ड? वृक्ष आसन, भुजंग आसन, पद्म आसन या शवासन? तो ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्ष, तो इसको बोलेंगे वृक्ष आसन। तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश खत्म होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट होगा वो 25 क्वेश्चन स्टार्ट होंगे मैथ्स की। चलिए बढ़ते हैं मैथ्स के 25 क्वेश्चंस की तरफ। द न्यूमरल फॉर्म ऑफ 7 करोड़ 70 लाख 70,000 770। अब इनमें से देखिए 7 करोड़ है, तो याद रखना करोड़ का मतलब आ गया तो 8 डिजिट नंबर होता है करोड़, 8 डिजिट। तो ये कितना डिजिट है? 2 2 4 2 6 7, ये वाला तो वैसे ही गया, ये वाला भी वैसे ही गया, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। 7 करोड़, तो ये दोनों ही 7 करोड़ हैं। उसके बाद है 70 लाख, तो यहाँ पर तो ये तो 7 ही है, ये 70 है, तो इसका मतलब है यही आंसर होना चाहिए, 7 करोड़ 70 लाख 70,700। सेकेंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर दैट कम्स बिटवीन 40 से 50 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो है 41, उसके बाद 43 और उसके बाद 47। तो इनमें से एक ये जो है 43 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 43 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज, आइडेंटिफाई द एंगल शोन बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अब ये जो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये आपको बताना है ये कौन सा एंगल है, तो ये मुझे तो एक्यूट एंगल लग रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्यूट एंगल। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, इस फिगर का एरिया हमें निकालना है, ये कितना है? तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और ये आधा और आधा हो गया 5 और आधा और आधा हो गया 6, तो इसका यूनिट कितना? स्क्वायर, 6 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शन दे रखी है इन्होंने, यहाँ लिख रखा है 64/72, तो इसी की आपको यहाँ पर नंबर जो आपको फ्रैक्शन लिखनी है वो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होनी चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का गेम है। तो अब देखो आपको कैसे बनाना है, ये क्या है 72, तो मैं किससे डिवाइड करूँ 72 को? अगर 9 आ जाए, किसके टेबल में आता है 72 के आंसर 9 आ जाए, या अगर आपको ऐसे भी नहीं आता तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 72 आ जाए? तो आप बोलोगे 8, तो 9 8 जार 72। अब मैं इस नंबर, यहाँ जो नंबर आएगा उसको भी 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 आना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ 8 को कि 64 आ जाए? तो आप बोलोगे 8 8 जार 64, तो यहाँ पर आना चाहिए आपका 8। सो द करेक्ट आंसर इज डी 8। आन्या गेव हर चॉकलेट टू हर सिस्टर। आन्या गेव हाफ ऑफ हर चॉकलेट टू हर सिस्टर, हाफ दे दी उसने, तो हाउ मेनी पीसेस शी विल गिव? अब यहाँ पर ये देखिए ये पूरी अगर है तो इसका हाफ का मतलब ये हो गया यहाँ से इतना देगी ये अपनी सिस्टर को, तो कितने पीस हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो कितने पीसेस देगी? 6 पीसेस अपनी सिस्टर को देगी। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉन सिमेट्रिकल? कौन सा है सिमेट्रिकल? मतलब जो अगर आप उसको लाइन ऑफ सिमेट्री में बांटना चाहो तो इक्वल पार्ट्स बन जाए, जैसे यहाँ से आप करना चाहो ये भी बट रहा है, इस ये भी बच जाएगा, यहाँ से तो नहीं, यहाँ से बच जाएगा या ऐसे बच जाएगा। लेकिन इस फिगर को अगर आप कैसे भी काटोगे तो ये जो है देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम नहीं है, तो ये नॉन सिमेट्रिकल शेप है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट टू नंबर्स आर, तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दिया है 15 30 45। अब यहाँ पर जो है टेबल चल रहा है 15 का, 15 1 जार 15, 15 2 जार 30, 15 3 जार 45, 15 4 जार 60 and 15 5 जार 75। So your correct option is ninth is the first common multiple of 5 and 10। तो इनमें से कॉमन मल्टीपल क्या होगा? पहले आप मल्टीपल निकाल लो 5 के, जैसे 5 के मल्टीपल क्या हो गए? 5 के मल्टीपल हो गए 5, फिर 10,
फिर 15, फिर 20, इस तरह से जाएगा। और 10 के मल्टीपल्स निकाल लो। 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 10 वन ज़ार 10, 10 टू ज़ार 20, 10 थ्री ज़ार 30। तो आप देखो पहला ही एक कॉमन मल्टीपल आ गया है हमारे पास 10। तो यही कॉमन मल्टीपल होता है जो इसका भी मल्टीपल हो और इसका भी मल्टीपल हो। सो द करेक्ट आंसर इज बी। 10th इज फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये बॉक्स जो है खाली है और इसका आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। स्क्रीन को पॉज करो और आंसर सोचो, फिर मैं बताता हूँ। तो पहली वाली लाइन तो कंप्लीट है, इसका मतलब है सेकंड वाली लाइन मतलब ये मल्टीप्लाई होगा सबसे। तो 1 1 ज़ा 1, ये आ गया 1 1 ज़ा 1, और ये 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 1 6 ज़ार 6। द करेक्ट ऑप्शन इज 6। 11th is tick the shape which will make a match box। इसका मतलब ये 3D शेप है। आपको इनमें से कौन सी शेप नजर आ रही है कि ये जो शेप है किससे बनेगा? तो आई थिंक दिस इज मोर लाइक अ रेक्टेंगल। दिस फेस, फ्रंट फेस जो है, इट इज मोर लाइक अ रेक्टेंगल। 12th क्वेश्चन है व्हाट इज 0.7 मल्टीप्लाई बाय 8। इसका आंसर क्या होगा? तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करो, सीधा 7 और 8 को मल्टीप्लाई करो। 7 8 ज़र कितने हो गए? 56। अब आप देखो कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं दोनों तरफ। तो एक एक डिजिट यहाँ पर है और यहाँ कोई नहीं है। तो आप क्या करो कि एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो 5.6 इज द करेक्ट आंसर। कभी फुर्सत मिलेगी तो फिर से डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे अच्छे तरीके से। अभी फिलहाल ये देख लीजिए। 13th इज द कॉस्ट ऑफ अ न्यू साइंस टेक्स्ट बुक इज 120 रुपये 50 पैसे। नेहाज मदर परचेज्ड अ यूज्ड वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट बुक। नेहा की मम्मी ने एक पुरानी किताब खरीद ली विच वॉज 85 रुपीज। तो हाउ मच मनी डिड शी सेव? तो आपको क्या करना है, 120 रुपीज 50 पैसा में से 85 रुपीज को माइनस कर देना है और जो आपका आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिख देना। तो आप इस स्क्रीन को पॉज करो, इसको माइनस करके देखो, फिर मुझे बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो आई होप आपने इसका सोल्यूशन कर लिया होगा, आप अपने आंसर के साथ रेडी होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज 35 रुपीज 50 पैसा बच गए। 14th, फाइंड द मिसिंग लेंथ इफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस शेप इज 36। मतलब इसका पेरीमीटर दे रखा है, टोटल पेरीमीटर है 36। आपको बताना है इसकी ये लेंथ कितनी है। तो अगर टोटल 36 है तो आप इन सबको प्लस कर लो। 7 + 5 इज 12, और यहाँ 5 + 7 इज 12। 12 और 12 कितने हो गए? 24। तो आप 36 में से 24 माइनस कर दो तो ये बचेगा 8। तो करेक्ट आंसर इज 8 सेंटीमीटर। उसके बाद 15 क्वेश्चन में एक पिक्टोग्राफ आपको दिया है, ध्यान रखना ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें एक डियर की पिक्चर का मतलब है 10 एनिमल्स। तो इसका मतलब है ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, इस तरह से चलेगा। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन विलेज ई एंड डी। इन दोनों में टोटल कितने एनिमल्स हैं वो बताना है। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 पिक्चर्स हैं और हर पिक्चर में 10 है, तो इसका मतलब है 10 10 ज़ार 100। तो टोटल एनिमल्स कितने हो जाएंगे? 100। 16th इज रिया हैज़ 168 कैंडीज। 168 टॉफीज हैं उसके पास, इसका मतलब उसके दांत खराब होने वाले हैं। शी शेयर्ड दीज कैंडीज इक्वली अमंग 12 फ्रेंड्स। और उसने अपने 12 दोस्तों को ये सारी टॉफियां बराबर, कैंडीज बराबर बांट दी। हाउ मेनी कैंडीज डिड ईच फ्रेंड गेट? तो क्या करोगे आप, बांटना है, बांटने का मतलब डिवाइड करना। तो आप 168 को 12 से डिवाइड कर लेंगे। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा बताइए। आप 12 से इसको डिवाइड करके देखिए, आपका आंसर आएगा 12 और 114 आएगा आपका आंसर। चेक करना। 17th इज if we want to distribute 900 milliliter of milk into 5 glasses of equal volume, how much milk should be in each glass? वही बात आ गई, बांट रहे हैं तो 900 मिलीलीटर मिल्क को हम 5 ग्लासेस में बांट रहे हैं। तो आप 5 से डिवाइड कर दो। तो जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे, इस तरह से डिवाइड कर लेना अगर ऐसा नहीं आता तो। और फिर मुझे आंसर लिख के बताओ भी, फटाफट स्क्रीन को रोको और आंसर करो, और फिर स्क्रीन को वापस ऑन करो और फिर देखो कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा 180 मिलीलीटर। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 4 सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। 1020 254 इज इक्वल टू 1020245। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 54 है लास्ट में, यहाँ 45 है। 5144 890, 5141 980। तो ये इससे बड़ा है तो ये तो सही है। तो अगर ये सही है तो फिर बाकी सारे अपने आप ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे क्योंकि इनमें से एक ही करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। 19, 36 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं हम सबको पता है, 1000 होते हैं। तो
2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे 2000, 3 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे 3000, तो 36 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे 36,000। सारा स्कोर्ड 17 मार्क्स आउट ऑफ 20, तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो कितने लिए उसने 17 लिए और टोटल हमेशा नीचे आता है, तो इसका मतलब है 17/20 शुड बी द करेक्ट आंसर। 21st इज द फैक्टर्स ऑफ 18, वो नंबर जो 18 को डिवाइड करते हैं, वो सारे नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं आपको, 2, 3 और 6, पर इसके अलावा भी नंबर हैं जो 18 को डिवाइड करते हैं, जैसे कि 9 यहाँ पर नहीं लिखा है। अब यहाँ लिखा है 2, 3, 6, 9, लेकिन 18 तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि 18 भी करता है और 1 भी करता है। तो 1, 2, 3, 6, 9, 18, एक तो ये हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18, लेकिन 8 तो जो है वो डिवाइड करता ही नहीं है, 8 के टेबल में 18 नहीं आता, सो द करेक्ट आंसर इज सी। द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया निकल जाता है। तो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ देखो साइड क्या दी हुई है, साइड दी हुई है 12, तो आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 12 144। और देखो आपको चुगलाने के लिए इसने क्या किया है, हर जगह 144 ही दी है। अब गेम जो है ये गेम है इसका यूनिट का, तो जैसे यहाँ पर इस 12 के साथ सेंटीमीटर है, तो इस 12 के साथ भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मिलकर बनेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब है जहां सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वही आपका आंसर होगा, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये यूनिट का खेल। 23rd इज हाउ मेनी मोर क्यूब्स आर रिक्वायर्ड इन ऑब्जेक्ट ए, इसमें और कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, क्यूब चाहिए हमें ताकि ये बन जाए। तो आप ध्यान से देखो कि एक तो यहाँ पर चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 जगह इसको चाहिए, मैं आपको रेड कलर, एक तो इस वाले क्यूब पे चाहिए, एक इस क्यूब पे चाहिए 2, फिर एक इस क्यूब पे 3, 4, एक 5 और एक 6, तो इसका मतलब है 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 24th, विच ऑफ दीज 3D शेप्स आर करेक्टली पेयर्ड विद देयर नेट्स, तो अगर आपको नेट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आप 3D शेप्स और उनके नेट्स के बारे में जानकारी जरूर हासिल करना। इससे प्रिज्म बनेगा, तो ये तो करेक्टली मैच नहीं है। इससे भी रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनेगा, ये भी करेक्टली मैच नहीं है। और ये तो करेक्टली मैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके कॉर्नर में यहाँ पे ट्राइंगल है और यहाँ इन्होंने जो है स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। क्या है, हेयर द पाई चार्ट शोज द टाइप ऑफ बुक्स प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ऑब्जर्व द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखो स्टोरी बुक्स आधी है, कॉमिक बुक्स 1/4 है, और बाकी ये दोनों 1/4 और 1/4 का भी आधा है। तो अब क्वेश्चन क्या है, विच फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लाइक कॉमिक बुक्स, तो कॉमिक बुक क्या है, ये पूरा पिज्जा समझ लो, तो इतना वाला पोर्शन आपको मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है 1/4 पिज्जा मिल रहा है, इस पिज्जा से सबको समझ में आ जाता है, तो ये 1/4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका मैथ्स भी कंप्लीट होता है। अब बचते हैं आपके सिर्फ 25 क्वेश्चंस ईवीएस के, जो कि बहुत ही जल्दी खत्म करेंगे हम, क्योंकि वहां पर सिर्फ पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है, सॉल्व कुछ नहीं करेंगे। चलिए फटाफट से ईवीएस को भी कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रवि कीप्स हिज गार्डन टाइडी, टाइडी मीन साफ सुथरा, बाय रिमूविंग वीड्स, जंगली पौधों को उखाड़ के, तो वो क्या करना चाहता है, ही वांट्स टू स्टॉप प्लांट ग्रोथ, ग्रोथ रोकना चाहता है प्लांट्स की, स्टार्ट वीड ग्रोथ, वीड उगाना चाहता है, स्टॉप पेस्ट ब्रीडिंग या स्टार्ट पेस्ट ब्रीडिंग, तो वो जंगली पौधों की जो पैदावार है उसको रोकना चाहता है, स्टॉप पेस्ट ब्रीडिंग। सेकेंड इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, इनमें से कौन सा है, ओशन, ग्लेशियर, पॉन्ड या लेक, तो इनमें से जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स में पाया जाता है। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर स्ट्रिंग, मतलब तार वाला, गिटार, वायलिन, ड्रम, पियानो, फ्लूट या क्लैरिनेट, तबला या ढोलक, तो इसमें गिटार और वायलिन होता है जिसमें तार होते हैं। फोर्थ इज वी शुड वॉश अवर हैंड्स रेगुलरली, क्यों धोना चाहिए, इट इज गुड फॉर अवर स्किन, इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ जर्म्स, इट इंक्रीज एनर्जी, इट इज गुड फॉर अवर नेल्स, तो ये जर्म्स की ग्रोथ को रोकता है। फिफ्थ, व्हाट शुड बी लुक फॉर ऑन द लेबल ऑफ अ फूड प्रोडक्ट, आजकल बहुत चल रहा है ये, आपने रील्स वगैरह में भी देखा होगा कि पीछे पलट के और जो है हमें पढ़ना चाहिए कि उस पर क्या क्या लिखा है। तो ये लेबल हमें क्यों पढ़ने चाहिए, शेप ऑफ पैकेज देखने के लिए, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देखने के लिए, ब्रांड लोगो देखने के लिए, ये किस कंपनी का है ये, या कलर ऑफ द पैकेज, ये कौन से कलर में बना है, तो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम उसको देखना चाहिए कि वो हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है। एसेंशियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, सनलाइट, वाटर, डार्कनेस एंड वार्मथ, ऑयल एंड सनलाइट, कोल्ड एंड एयर, तो सनलाइट और वाटर ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज विच इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो। इनमें से क्या सबसे ज्यादा जरूरी है सभी ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए? सनलाइट, सॉल्ट, शुगर, सैंड। तो सनलाइट। 8, विच मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स रिमूविंग मॉइस्चर। मतलब मॉइस्चर को हटाना खाने से ताकि खाना बच सके। तो क्या कहलाता है वो? फ्रीजिंग, पिकिंग, पिकलिंग, ड्राइंग या फर्मेंटिंग। तो वो कहलाता है ड्राइंग, ड्राइंग, सुखा देना। जैसे कई चीजों को हम क्या सुखा कर और उसको रख लेते, तो वो सूखी हुई चीजें जो है लंबे टाइम तक चलती है। द डॉक्टर एडवाइज्ड प्रिया टू ईट फूड रिच इन कैल्शियम। कैल्शियम खाने की क्यों कहा डॉक्टर ने? क्योंकि उसको कोल्ड है, क्योंकि उसकी वीक बोन्स हैं, क्योंकि उसको फीवर है, या शी नीड्स मोर शुगर। तो कैल्शियम उसको दिया जाता है जिसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। 10th इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वुड फ्लोट ऑन वाटर। पानी पर कौन सी चीज तैरेगी? कॉइन, वुड स्टिक, मेटल का स्पून या स्टोन। तो क्या तैरेगा बताओ? वुडन स्टिक। 11th, रोहित लुक जस्ट लाइक हिज ब्रदर। रोहित बिल्कुल अपने भाई जैसा दिखता है, इसका क्या मतलब है? वो ट्विंस हैं, रोहित शीशे के सामने खड़ा है, रोहित अपने भाई के जैसे बिहेवियर कर रहा है, या रोहित जो है अपने भाई की फोटो देख रहा है। तो दे आर ट्विंस इज द करेक्ट। 12th इज व्हेन अ बॉल इज थ्रोन इनटू एयर इट फॉल्स डाउन। जब भी हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है, क्यों? क्योंकि बॉल हैवी है। द बॉल इज लाइट, ग्रेविटी जो है वो बॉल को खींच लेती है नीचे। द एयर पुशेस इट डाउन, या हवा उसको नीचे धकेल देती है। तो वो एक्चुअली अर्थ की जो है ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाती है। 13th इज कंजर्विंग रेन वाटर। पानी बारिश के पानी को कलेक्ट करना, बचाना, क्या कहलाता है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेन वाटर स्टोरेज या वाटर रिसाइकलिंग। करेक्ट आंसर इज रेन वाटर स्टोरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज इज रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होता है जो हमें, जो जल्दी खत्म ना हो, आराम से हम मतलब बहुत देर बाद खत्म हो, या फिर जल्दी से हमें वापस से मिल जाए। तो कोल, कोल को तो बनने में हजारों साल लगते हैं। सोलर एनर्जी, पेट्रोल और नेचुरल गैस। पेट्रोल और नेचुरल गैस को भी बनने में हजारों साल लगते हैं, तो सोलर एनर्जी इज एक्चुअली रिन्यूएबल फॉर अस। 15th इज सीता वांट्स टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। अब जो है वो पूरी अर्थ को पढ़ना चाहती है, अर्थ के बारे में एक पढ़ना चाहती है, तो वो क्या इस्तेमाल करेगी? ग्लोब, पिक्चर ऑफ अर्थ, मैप ऑफ एनी कंट्री या मैप ऑफ एनी सिटी। तो वो लेगी ग्लोब को और उससे पढ़ेगी। द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। मतलब अपने फेफड़ों में हवा भरना और छोड़ना, क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, ब्रीदिंग या एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन होता है पैदा करना, डाइजेशन होता है खाना पचाना, एक्सक्रीशन होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना बॉडी से। तो ब्रीदिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। इस पिक्चर को आपको देखिए, यहाँ पर लिखा है सेव फ्यूल, ओके, एंड से हाउ दिस कैन बी डन। तो सेव फ्यूल कैसे होगा? यूज ऑफ बाइसिकल एंड ई रिक्शा, ड्राइव कार विद स्पीड, यूज ओनली स्मॉल व्हीकल्स, यूज ओनली बिग व्हीकल्स। तो अगर आप ये तीनों करोगे तो इससे तो पेट्रोल खर्च होगा, तो आपको बाइसिकल और ई रिक्शा इस्तेमाल करना चाहिए। सपोज यू आर गिवन हॉट खिचड़ी टू ईट, गरम गरम खा रहे हो, हाउ विल यू कूल इट डाउन विदाउट ब्लोइंग एयर फ्रॉम योर माउथ। अब आपको इसको ठंडा करना है, लेकिन आप मुंह से फूंक मारकर ठंडा नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे? उसमें ठंडा पानी मिक्स कर दोगे, उसको एक बड़ी प्लेट में फैला दोगे, उसके अंदर आइस क्यूब डाल दोगे, या उसको एक छोटे से कटोरी में या बोल में डाल दोगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप एक बड़ी प्लेट लेकर और उसको पूरी तरह से फैला दोगे इसमें, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा आपकी। 19th इज टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट। इंसेक्ट से बचाने के लिए क्या करते हैं हम फार्मर्स? क्या करते हैं? स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़ों को मारने की दवाई छिड़कते हैं। स्प्रे वाटर्स, ऐड मेन्योर, मेन्योर खाद होती है, या ऐड यूरिया। तो वो क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड उस पर छिड़कते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट। इनमें से कौन सा कोल्ड डेजर्ट है? मनाली, शिमला, लेह लद्दाख या मुंबई। तो कोल्ड डेजर्ट लेह लद्दाख है। 21st इज वी कैन एंजॉय अ राइड इन द हॉट एयर बलून। क्यों हम इसमें सवारी कर सकते हैं, क्या कारण है? बिकॉज हॉट एयर मूव्स डाउन, हॉट एयर राइज अप, कूल एयर डज नॉट मूव, कोल्ड एयर राइजेज अप। मतलब जो गर्म हवा है वो नीचे जाती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, जो ठंडी हवा है वो हिलती ही नहीं, और जो ठंडी हवा है वो ऊपर जाती है। तो एक्चुअली ये क्या है, इसके ऊपर यहाँ आग जलती है और उस आग से गर्मी पैदा होती है, और उस गर्मी से जो है हॉट एयर जो है इसके यहाँ पहुंचती है और ये इसको ऊपर की तरफ उड़ा के ले जाती है। तो द करेक्ट आंसर इज हॉट एयर राइजेज। आखिरी के 3-4 सवाल बचे हैं, आइए इनको भी देखते हैं। रेनू इज ट्रेवलिंग फ्रॉम राजस्थान से तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु। हाँ, अब ठीक है। रेनू इज ट्रेवलिंग फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान आपको पता है हमारे मैप पे इस तरीके से यहाँ पर राजस्थान है ना, गुजरात के ऊपर, और तमिलनाडु जो है
वो यहाँ कहीं तमिलनाडु है। ये कैसा तमिलनाडु है? ओके, तो राजस्थान से तमिलनाडु अगर वो जा रही है तो वो कहाँ से क्या जा रही है? नॉर्थ से साउथ जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है, वेस्ट से ईस्ट जा रही है, तो वो एक्चुअली नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो दिस इज योर करेक्ट। 23rd इज ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स ऑन रूफ इज ड्यू टू। अब हम जो कपड़े सुखाते हैं छत पे वो क्यों? मेल्टिंग होती है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, या फ्रीजिंग होता है? तो करेक्ट आंसर इज इवेपोरेशन वहां पर होता है। ट्रीटिंग समवन अनफेयरली बिकॉज ऑफ देयर एज, किसी के एज के हिसाब से, एज के ऊपर उनको ताना मारना या उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं करना क्या कहलाता है? एज इक्वालिटी, एज बायस, एज यूनिफॉर्मिटी, या एज डिस्क्रिमिनेशन? तो इसको एज डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। 25th इज दिस ऑर्गन इन माउथ हेल्प अस टू ब्रेक डाउन फूड बाय च्यूइंग। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो च्यू करता है, खाने को चबाता है? गम्स, टंग, टीथ, या लिप्स? तो करेक्ट आंसर इज टी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट अपने एग्जाम के लिए, जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, स्पेशली लेट का एग्जाम जो शायद 22 अक्टूबर को होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो माफ कीजिए और बोलिए हेलो टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।